फ्रॉड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसका लॉ में ये आ जाता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स इन इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट जो है वो इसमें आपका पार्ट 4 जो इमिग्रेशन एक्ट 2014 है उसके मुताबिक दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस जो है। हेलो हेलो जी मैडम। हेलो जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। मुझे मालूम करना था, पाकिस्तान में अगर हम शादी करते हैं तो उसका कुछ मुझे बताइए प्लीज कि क्या डॉक्यूमेंट या किस तरह का प्रोसीजर हो सकता है ना बुलाने के लिए। किसकी शादी करेंगे पाकिस्तान में? मतलब यहाँ से अगर शादी करनी है, लड़का पाकिस्तान में है। अच्छा तो क्या वजह है आजकल हर बंदा आजकल पाकिस्तान में शादी कर रहा है, यूके में क्यों नहीं करते? यूके केड़ा सलावा है, यूके में करे। यहाँ अच्छे मिल नहीं रहे हैं। नहीं, यहीं पे अच्छे मिलते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में तो आजकल लोगों का भरोसा ही नहीं रह गया, इतने इश्यूज आ गए हैं वहां पे शादियों के। अच्छा, तो कोई अच्छा है तो बता दें आप फिर। नहीं, मैं तो ब्याह रिश्ते थोड़ी करा रहे हैं मैं आपको बेहतर है कि मैं बता ही देता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा तो मानना ये है कि बंदा जहाँ पे रहता हो रिश्ते भी वहीं पे देखने चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ये ना? तो ठीक है। चलिए उसमें ये है थोड़ा सा कि इंफॉर्मेशन लेनी थी कि उसके लिए क्या हमें प्रोसीजर करना पड़ता है, जॉब वगैरह कितनी करनी पड़ेगी और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी होंगे। चलिए मैं बता दूं और उसमें वीजा जो है उनका वो 10 ईयर्स रूल पे है ना। कि वो जो साहब हैं इधर से मैडम है, ये साहब है। मैडम जो मैडम है। को 10 साल का रूट है तो उनको ILR मिल गया अभी? नहीं, अभी वो 2.5 साल का उनका हाँ, 2 वीजे उनके अभी लगे। नहीं उनको वेट करना पड़ेगा ना, जब तक उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं होगा वो किसी को स्पाउस वीजे पे नहीं बुलवा सकते। अच्छा, इस पे नहीं बुला सकते। नहीं, वो इसपे बहुत से लोग जो हैं, मेरे अलावा कई लोग जो हैं वो कह देते हैं कि आप अप्लाई कर दें, लेकिन इसमें स्ट्रेट अवे रिफ्यूजल आ जाती है। सो वो इसलिए मैं बिल्कुल ये आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि वो वहां से अप्लाई करें। उसका तरीकेकार ये होता है, स्पाउस वीजा बड़ा एक क्लियर सा वीजा होता है। उसमें यह है कि या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, या आपके पास सेटल्ड स्टेटस हो, या आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो। तीनों में से एक चीज होगी तो फिर आप स्पाउस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद की जो सेकंड कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे इनकम है वो मस्ट बी 18,600 होनी चाहिए, फिर आपके पास अकोमोडेशन हो, बाकी चीजें वो एक अलग बात की बातें हैं। लेकिन इनके केस में ये है कि चूंकि ये अभी 10 ईयर्स के रूट पे हैं, अभी 2 लीव्स इनकी हुई हैं, 5 साल की हुई है, तो अभी इनको वेट करना पड़ेगा 5 साल हो रहे हैं, ठहर जो है यूके ही कर लो। ओके, हाँ जी, यानी कि इस वीजे पे वो बुला ही नहीं सकती है। स्पाउस पे शादी के वीजे पे नहीं बुलवा सकती किसी को। हाँ, शादी के वीजे हाँ पे जी, ना अगर वो नहीं। अप्लाई करेंगी तो उनका वो पैसे भी, फीस भी जाया चली जाएगी और वीजा भी रिफ्यूज हो जाएगा। ओके। हाँ जी, और अगर कोई जॉब जिससे वो शादी कर रही है वो वहाँ पे नर्सिंग का करते हैं तो वो भावें उसका कोई। उत्थे भावें मिनिस्टर लगा हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बंदे की जॉब का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे इनके पास पहले ILR होना का लाजमी है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, उस बंदे का भी कोई ताल्लुक नहीं है। उनको तो सिर्फ 2 चीजें करवानी है अपनी। एक उन्होंने अपना इंग्लिश का एक टेस्ट है A1 का, वो पास करना है, और एक TB टेस्ट उन्होंने अपना करवाना है। बाकी तो वो चाहे कोई भी हो बंदा, वो बंदा होना चाहिए बस। ओके, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू चले, सो बहुत मच। शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अच्छा जी, और ये क्या है जी, आई एम ऑन अ स्टूडेंट वीजा एंड वांट टू ब्रिंग माय, मेरा नहीं ख्याल कि आज ये शैम मैरिज वाले पे मैं बात करूंगा, इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करूंगा जी। आज तो आपके सवालों के जवाब ही देता हूँ। हेलो हेलो। अच्छा जी, ये किसी ने लिखा है जी कि EU सेटलमेंट वीजा प्रोसेस टाइम जो है, EU सेटलमेंट का जो वीजा है उसका एवरेज टाइम जो है ये 4 मंथ तक लग जाते हैं। लेकिन अभी जितने पुराने केसेस पेंडिंग थे, अगर तो वो आपके कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चले गए हैं तो फिर तो उसका कुछ नहीं कहा जा सका कि कितना टाइम जो है उस पर लगेगा। सो अगर आपने न्यू एप्लीकेशन की है तो उनका एवरेज टाइम जो है वो तकरीबन जो है वो 4 महीने के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर जो है वो उसका फैसला जो है वो जी आ जाता है। अहमद यावर साहब ने यूट्यूब के चैनल पे सवाल छोड़ा है जी। उन्होंने लिखा जी, आई एम ऑन अ स्टूडेंट वीजा एंड वांट टू ब्रिंग माय चाइल्ड हियर,
क्या इंडिया से करंटली, कैन आई अप्लाई वीजा फॉर माई चाइल्ड विदाउट बीइंग गोइंग टू इंडिया? माई चाइल्ड इज 3 years ओल्ड। अहमद यावर साहब, 3 साल के बच्चे को तो आप ले आएंगे, तो बच्चे की जो माँ है उसका क्या करेंगे? सो आप अगर तो बच्चे को, सिंगल बच्चे को लाना चाह रहे हैं, सो देन यू नीड टू एक्सप्लेन देम के जी के बच्चे की जो मामा है वो कहाँ पे है। क्या आप वो अगर तो बच्चे की माँ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो जिंदा नहीं है, तो फिर तो आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो साथ में अटैच करना पड़ेगा। और अगर वो माँ उनकी जिंदा है, तो फिर क्या वो साथ में अगर आ रही हैं, फिर तो आप माँ और बच्चे का दोनों का डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करेंगे। अगर आपने माँ को जो है वो बाय बाय कर दिया है और चाह रहे हैं कि खाली बच्चे को लेके आना है, सो वो इज नॉट अ पॉसिबल। उसके लिए आपको कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा कि जी कि आपके पास बच्चे की सोल कस्टडी है और बच्चा जो है वो माँ के साथ नहीं रहता। सो इट्स नॉट अ सिंपल थिंग कि जी कि आप बच्चे का खाली वीजा अप्लाई करेंगे तो वो देंगे। यू हैव टू गो थ्रू विद अदर थिंग्स एज वेल। हेलो जी सर। हेलो जी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर जी मुझे विजिटर वीज़े के बारे में थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी। मैं ILR पे हूँ यहाँ पे। अच्छा जी। अपनी अब्बू को लाना चाह रहा हूँ एज अ स्पॉन्सर कर सकता हूँ मैं उनको? देखिए, विजिट वीजा के ऊपर कोई ऐसा इश्यूज नहीं है कि कौन बंदा खाली ILR ना भी हो, कोई भी बंदा जो है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो भी अपने पेरेंट्स को या बहन भाइयों को विजिट पे बुलवाते हैं, सो उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विजिट वीजा के दो दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट ये होता है कि जिस बंदे का आपने, जिनका पेरेंट्स का या जिनका भी, उनका जो वीजा अप्लाई करना है, उनकी बैक होम टाइज दिखानी पड़ती है आपको कि जी के वो यूके से वापस वो चले जाएंगे विजिट करने के बाद। उनकी बैक होम टाइज क्या है, उनके पेरेंट्स वहां पे हैं या किसी के बच्चे ऑलरेडी हैं वहां पे, बहन भाई हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनका जॉब है, ये सारी चीजें जो है वो आपको मेंशन करना पड़ती हैं, क्लियरली उनको बताना पड़ती हैं। सेकंड पार्ट इसका ये होता है कि जहां पे आके उन्होंने ठहरना है, जहां पे उनके पास आप हैं, जैसे आपके पास ILR है या आपके पास अकोमोडेशन है, ये सेकंड पार्ट आपने शो करना होता है कि जी के ये मेरे पास वो आएंगी, रहेंगी और उसके बाद वापस चले जाएंगे। और थर्ड इसमें ऑप्शन ये होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आप दोनों पार्टी, दोनों ऑप्शंस में वहां पे आने वालों ने और यहाँ पे बुलवाने वालों ने, दोनों ने होम ऑफिस को, एम्बेसीज को ये एक श्योरिटी और उनको सेटिस्फेक्शन ये दिलवानी होती है कि जी के जो यहाँ पे आएंगे वो विजिट करेंगे, हॉलिडे करेंगे, टूरिज्म करेंगे और वापस चले जाएंगे। यहाँ पे इलीगल वो स्टे नहीं करेंगे। सो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू जी। थैंक यू। What's the best way to deport an illegal immigrant who don't who क्या who done a sham marriage? Wow, that's the question actually। ये sham मैरिज के हवाले से मैं करना चाह रहा था। आप एक तो भाई साहब, आप यूनिक जी, आपने कल मेरा YouTube के ऊपर वीडियो लाजमी देखिएगा। शैम मैरिज की मैं बड़ी तफसील में बात करूंगा कि ये फ्रॉड मैरिज जो है ये है क्या। हेलो वालेकुम। हाँ जी भाई, कैसे हैं? जी ठीक ठाक जी, आप सुनाइए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अच्छा सर जी, क्वेश्चन ये है कि BRP कार्ड हमारे आए थे जी अक्टूबर में, ठीक है जी। उनमें कोई एरर था, वो हमने भेज दिए वापस। जी उसके बाद कोई अता पता कोई नहीं, उनको ईमेल करते हैं, कोई रिस्पॉन्ड कोई नहीं। इसका क्या किया जा सकता है? अच्छा, आपने उनको वापस कैसे किए थे? उनको वकील हमारे ने ईमेल की थी। अच्छा जी। उन्होंने फिर कोई लिंक भेजा था या कुछ, आफ्टर 10 डेज और 14 डेज ठीक, उनको हमने वापस भेजे थे पोस्ट में। अच्छा, उसमें सवाल वैसे आपका बड़ा अच्छा है। मेरे एक दो और क्लाइंट से वो भी इस तरह की चीजें फेस कर रहे थे। तो उसमें हुआ क्या है कि एक तो जिस वक्त आपको कार्ड इस तरह का आता है, BRP कार्ड, वहां पे उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है जी कि अगर आपके कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ या कोई ऐसी चीज जो है वो रॉन्ग लिखी गई है, या उसमें कोई चीज ऐसी है जैसे किसी का जो है वहां पे स्पाउस वीजा था, कैटेगरी का इशू था। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, वो था वो। उसमें क्या होता है कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर कई लोग जो है उसमें वेट कर लेते हैं। जब आप 15-20 डेज के बाद जब आप अप्लाई करते हैं, सो उसमें काफी ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। ये हमारे नहीं, हमने वो स्टेट में आफ्टर 3 डेज उनको कांटेक्ट कर दिया था।
अच्छा, उसमें वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, वो ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, उसमें अक्सर वो क्योंकि लिख सर रहे जी 7 महीने तो हो गया, 2.5 ईयर का वीजा 7 महीने ऐसे ही तो दस महीने। नहीं, इतना टाइम नहीं वो लगता। हमारे अपने बास्कर क्लाइंट्स का हो जाता है। अभी ये लास्ट वीक में भी एक ऐसे ही क्लाइंट का हुआ था, उनका स्पाउस वीजे की एप्लीकेशन थी, तो जिस वक्त उनका बीआरबी कार्ड आया उसके ऊपर लिखा हुआ था वर्क नॉट अलाउड, फलान नॉट अलाउड, फलान नॉट अलाउड। तो वो उसके बाद इमीडिएट हमने उनसे राब्ता किया, तो आई थिंक 10 डेज के बाद उन्होंने उसका माफी भी मांगी, सॉरी भी किया और नया कार्ड भी भेज दिया था। अच्छा, हाँ जी। हमें तो 7 महीने हो गए हाँ, अभी। नहीं 7 महीने जो है वो बहुत ज्यादा क्या, ऐसा होता ही नहीं है। तो इस वहां पे यहाँ कार्ड उन्होंने भेजा है तो वो लॉस्ट हो गया है, या कहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको उनको प्रॉपर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोबारा नई जो है वो उसकी कॉपी रखी होगी आपने कि नहीं? हाँ जी, उसकी कॉपी है। हाँ जी, उसका वो ये है कि वहाँ पे एक सेक्शन वहीं पे आता है रिप्लेसमेंट कार्ड वाला। अब आप वहाँ पे एप्लीकेशन डाल दीजिए, चूँकि वो आप खाली, मुझे लग रहा है कि खाली आप लोगों ने ईमेल करके, तो वहाँ से उन्हें कहा है जी कि ये कार्ड को एड्रेस को चेंज करके नया वाला भेजें, तो वो शायद जो है वो प्रॉपर किसी सेक्शन में नहीं गया, किसी और जगह पे वो चला गया। अभी ऑप्शन आपके पास यही है कि आप उस पे करें रिप्लेसमेंट ऑफ कार्ड का करके क्लिक, वहां पे उस कार्ड की कॉपी लगाएं, लेकिन साथ में वहां पे कवर लेटर जब लगाएं उसमें सारी तफसील दे दें। बाज़ होता क्या है कि आप का बाय लो रिप्लेसमेंट कार्ड नहीं बनता, लेकिन आपने किसी ना किसी तरह से कुंडा खड़काना होता है ना, ताकि कोई तो जागेगा, तो उसके बाद हम बाकियों को जगा लेंगे। इसमें वो कह रहे थे कि सोल्जिटर कह रहा था कि पीएपी में हम जाएंगे, वो क्या चीज है? किस में जाएंगे? पीएपी में, प्री एक्शन हाँ, वो प्रोटोकॉल में। प्री एक्शन प्रोटोकॉल की तरफ जाएंगे, लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल वहां पे होता है जहां पे कोई इश्यूज हो। यहाँ पे तो इशू कोई नहीं है, वहां पे तो उन्होंने आपको कार्ड भेजा है, वो उसपे ये एक नॉर्मल सी है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है या किसी ना किसी वजह से होता है, हम लोग वापस उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो चेंज करके उसको वापस भेज देते हैं। इस तरह के केसों में प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे क्या जाना होता है? जाना है तो चले जाए, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में फीस ही जाएगी ना वकील साहब को, यहाँ आपका लगेगा टाइम, तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर दें। वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल कितने दिन का टाइम होता है? वो 40 days they need to reply? वो डिपेंड करेगा कि क्या, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर तो है नहीं। ये तो ऐसे लग रहा है कि मेल आपकी गई है, कहीं पे मिसप्लेस हो गई है, कहीं लॉस्ट हो गई है, या वो उन्होंने कहीं ने बॉदर नहीं, आप वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे जाएं, तो वो आपका सॉरी करके साथ ही नया कार्ड भेज देंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। चलें, ठीक है। ठीक है जी, चले, चलें, ऑल द ठीक है बेस्ट। सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। ओके। एक AXX कह रहे हैं जी, जवाब दे दें। जवाब तो जो जिनके साथ मैं पहले बात कर रहा हूं उन्होंने की करना, उन्होंने कह रहे हैं कि तुसी सौ जाओ, पहले देख लिया करें ना, लाइव हूं मैं, साथ में लोगों की कॉल्स भी ले रहा हूं, तो आपने मैसेज छोड़ा है। जो यूट्यूब वाले हैं आप तो बड़े सेफ हैं, आप तो सवाल छोड़ के तो आप सो भी सकते हैं, आपको जवाब तो मैं नेक्स्ट डे भी दे देता हूँ। हेलो हेलो जी सर, हैं की कह रहे हो जी मैडम? हाँ जी, मैं पुछना सी ना कि जिद्दां कि मैं ना अपने ब्रदर बारे पुछना सी। की पूछना सी? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ठीक ਤੇ है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ 3rd ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਗਮ ਚਲੀ ਗਈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ, 2 ਨਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 2 ਸਨ ਟੋਟਲ? ਇਹਨਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 3 ਬੱਚੇ? 3 10 हाँ 3 बच्चे थे, 2 कौन लै गए, 1 कौन लै गए? ਮੇਰੇ 2 ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ ਲੈ ਗਈ। सिस्टर इन लॉ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ। ਭਾਬੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ 2 ਫਿਰ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਤਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਣੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੋ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਇੱਕ ਦੀ 10 ਸਾਲ
ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 7 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ 2.5 years ਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ 2.5 year ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮ ਛੱਡਤੀ, ਉਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀਜ਼ਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ 2.5 ਦੇ 2 ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਹਨਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, 1 day ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਿਹਾ। ਖਾਲੀ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਡੱਬਾ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਈ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਦਾਂ ਜੇ ਤਾਰਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਬਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈंक यू जी, थैंक यू, बाय। अच्छा जी, ये निशा जी जो है वो हंस रही हैं जी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी हासे का ही नाम है। और मुझे कभी भी आपने रिप्लाई नहीं किया। अमान जी क्या आप सवाल लिखिए, अब मैं डायरेक्ट, आप मुझे कॉल कर लें जी, ये टिकटॉक वाले पूछते हैं कॉल नंबर क्या है, 01274924986 जो है वो नंबर है। हेलो वालेकुम जी। जी सर ठीक ठाक, आप सुनाइए, ठीक है? शुक्र अल्लाह का सर। अच्छा थोड़ी सी बात करनी है सर आपसे। जी करें बिल्कुल। बात ये है, थोड़ा वीजा के बारे में बता सकते हैं कि ये 10 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें 10 साल स्टूडेंट फ्री रहना पड़ता है, या अगर वीजा चेंज करे बंदा स्पाउस पे जाके वो भी काउंट होगा इसमें? नहीं, अब तो आपको पता ही है, जो स्टूडेंट है वो 10 साल क्या है, उसके लिए तो 1 साल काटना ही बड़ा मुश्किल हो गया जी। तो 10 साल तो स्टूडेंट 10 साल अगर कोई स्टूडेंट अब स्टूडेंट वीजे पे काट ले, वो तो फरिश्ता बन जाएगा। अब तो अब कहाँ पे 10 साल कहाँ काटे जाएंगे उससे, इतनी फीसें। स्पाउस वीजा अगर बंदा शिफ्ट करे वो काउंट होगा? हाँ जी, उसमें ये है कि वो अगर लीगल पीरियड रहता है तो फिर वो काउंट होगा जी। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है जी। ओवर स्टेज नहीं होना चाहिए, एक दिन भी ओवर स्टेज ना हो। ठीक है ना, चलो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये क्या कहा जी उन्होंने, प्लीज क्या पीका ईयू वीजा आ रहा है, वो क्या सा वीजा है जी, पीके ईयू वीजा। काशिफ भट्ट साहब ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ मेनी चांसेस टू गेट अ फैंसी वीजा फ्रॉम पाकिस्तान एंड व्हाट रिक्वायरमेंट। ये उसकी चांस की बात ना मुझसे किया करें, चांस ये कोई जुआ थोड़ी खेल रहे होते हैं कि कितने % चांस है जी कि बारिश होनी है या फलां होना है। कानून में चांस नाम की कोई चीज नहीं है, कानून में आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसकी एक चेक लिस्ट होती है, उसके मुताबिक आपने काम करना है। हेलो जी सर। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। मैं अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ का वीजा लगवाना सी, ते मैं उस करके कॉल की ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਈਫ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਹ?
2 वीक हो गए हैं। 2 वीक ਆਹੋ ਚਲ 2 ਵੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ हाँ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਬੇਗਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ बैठी ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ एक्चुअली स्टूडेंट वीजा ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਕਰਵਾਈ ਲਾਈਕ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਲੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ 18618 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 18600 ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ 18600 ਆਇਆ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 1049 ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੇ 1560 ਪਾਉਂਡ ਨਾ 1560 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ IHS ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 800 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਜੀਆਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਕਰ ਲੈ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਚਲੋ ठीक है जी चलो ठीक है ना ठीक थैंक यू जी थैंक ऑल दी बेस्ट आई हैव अप्लाइड अच्छा ये किसी ने मेरे बालों की तारीफ की थी कहाँ पे गया कि जी के बाल बड़े अच्छे हाँ आपने हेयर कट हेयर क्यों कट किया आप पे सूट करते हैं लॉन्ग हेयर जो है हूँ लंबे वालों ने चक्कर से थोड़े तो भी ना चाहिए आपको पता लंबे बाल जो है वो जल्दी झड़ते हैं बंदा हो जाता है ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ मैं लाइव सेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ अच्छा ऑनलाइन मैरिज के हवाले से ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी इसका भी मैं अभी जवाब देता हूँ ज़ीशान असलम साहब ने कहा जी कि माशाल्लाह कैसर बारी साहब इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल कोऑपरेटिव लॉयर जी ज़ीशान असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया आज ही मेरे ये भाई जो है इनका वीज़ा ओके हुआ है जी चलें जी मैं बहुत खुश हूँ जी आपके लिए कि आप लाइव देख भी रहे हैं आप लाइव देख के ही आप मेरे पास आए थे और शुक्र अल्लाह का कि आप आज आपका काम भी हुआ अब आप आएंगे मिठाई लेके भी आएंगे और मैं आपके साथ टिकटॉक भी बनाऊंगा जी हेलो जी मैडम जी आपसे एक सवाल करना है मैं कोशिश कर रही थी काफी देर से जी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे हमें रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया है मैं और मेरे हस्बैंड है ठीक है जी और मेरी बेटी जो है उसकी उम्र 34 है जी वो इस वक्त तो यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रही है अभी भी इसकी जॉब लगी है ठीक है लेकिन वो उस पे ही है यानी कि स्टूडेंट वीजा उसका चल रहा है जी उसी पे अभी तक वो PSW पे है तो क्या वो नेक्स्ट ईयर हमारे साथ ILR के वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर सकती है हमें नहीं जी नहीं कर सकती उसकी वजह ये होती है कि जब किसी को रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है और अगर तो उनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हों और वो आउटसाइड की अगर कंट्री हो तो वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं जिसको फैमिली रीयूनियन कहा जाता है लेकिन अगर हाँ जी अगर बच्चे आपके यहाँ पे होते और वो भी 18 साल से कम उम्र के होते और वो साथ में होते तो ऑब्वियसली फिर साथ आए थे अभी चूंकि वो बेटी की एक तो एज ज्यादा है फिर वो चूंकि वो आई वो डायरेक्टली स्टूडेंट वीजा पे थी जी वो स्कॉलरशिप पे आई थी हाँ जी वो पहले वो आई होगी है ना नहीं वो हमारे बाद आई है वो जर्मनी से यहाँ आई है ठीक हाँ नहीं वो आपके ऊपर नहीं जा सकती जी तो फिर क्या तरीका है कि उनको कोई तरीका नहीं है वो उसके लिए बस यही है कि वो अभी जैसे स्टूडेंट है
वो स्टूडेंट नहीं के बाद, जॉब तो उसको फुल टाइम मिल गई है, तो वो स्पॉन्सरशिप देंगे, कंपनी वाले कह रहे हैं। हाँ जी, वो जब स्पॉन्सरशिप उनको जब मिल जाएगा तो वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे चली जाएंगी ना फिर। जी, और हाँ जी, एक और चीज पूछनी है कि जी मेरी जो छोटी बेटी है वो कराची से आई है हमारी बेस पे, यानी कि यानी एक डिफरेंट क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, ओवर एज है, हालांकि वो 18 साल की नहीं है, जी। उसको 10 ईयर रूट पे डाला है इन्होंने। तो बच्ची की एज कितनी है उसकी? उसकी 26 है। हाँ, तो वो कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे ना, तो जी हाँ, हाँ जी, उस तो स्पेशल, अब उसका देखिए 10 ईयर रूट पे वो पढ़ाई भी नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी, तो क्या वो भी हमें हमारे साथ नहीं अप्लाई कर नहीं सकती? वो आप नहीं, वो आपके साथ तो अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन अभी ये है कि चूंकि वो यहाँ पे आ गई हैं और जैसे आप बता रही हैं कि उनके स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बेस के ऊपर उनको जो है वो वीजा उन्होंने ग्रांट किया है और 10 ईयर, अगर तो वो सारा रूट उनका वही है, और अगर वो जो स्पेशल, मैं अब ज़ाहिर है मैं लाइव सेशन में हूँ, मैं आपसे वो बात नहीं करना चाह रहा कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या थे, लेकिन उसमें अब ये है कि आप एक स्पेशल एक जो न्यू एप्लीकेशन है जिसको चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन कहते हैं, आप वो फाइल कर दीजिए कि अगर वो लेट्स से अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रही हैं, चूंकि अभी उनके कार्ड के ऊपर लिखा होगा नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड, और उसमें ये है कि उनकी ऐसे ही है ना। और इसके अलावा लिखा है कि मतलब काम कर सकती है फुल टाइम, हाँ, काम कर सकती हैं, लेकिन ये है कि उनको कोई बेनिफिट्स या किसी नहीं मिलेंगे, पब्लिक, हाँ, नहीं कुछ फंड्स भी जो है ना, नहीं पब्लिक फंड्स जो है ना, वो सेक्शन 6 होता है, उसके मुताबिक ये होता है कि जी कि वो बाज़ केसेस में अलाउ नहीं होता। लेकिन उसमें एक ह्यूमन राइट्स की एक ग्राउंड होती है कि कोई भी शख्स जो है अगर कोई एजुकेशन लेना चाहे, सो उसको जो है उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता कि जी कि वो एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। सो उसकी बेस के ऊपर ये है कि एक तो आप वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की एक एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कि जी कि वो ऐसे वो जो है वो पढ़ना चाह रही हैं और उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें। सेकंड ये है कि वो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आप अपने लोकल एमपी को जो है वो भी बात कर लीजिए। ये मैं खाली बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की केसेस में एप्लीकेशन में हमने एप्लीकेशन मैंने खुद भी की हैं, लेकिन उसके बाद उसकी ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है या जो एप्लीकेशन की अप्रूवल आई है, वो लोकल एमपी की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव। हाँ जी। सॉरी मैं बात काट रही हूँ, हमारा एमपी तो रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्या करें? नहीं, ऐसे नहीं होता कि एमपी रिस्पॉन्स नहीं देते या रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप उनसे जाके बात करें और मैं आपको बताती हूँ कि जब इस बच्ची का केस चल रहा था, 5 साल लगे हैं इसको जी। यहाँ हमारे पास पहुँचने में। इन 5 सालों में हमने बहुत दफ़ा उनसे राब्ता किया, पर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया हमें। हाँ, इसलिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के साथ-साथ ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लोकल सपोर्ट से अच्छा, जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, तो हाँ जी। ठीक है, मैं वैसे आपको ऑफिस में फ़ोन करूँगी, एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि बच्ची के 5 साल ऑलरेडी ज़ाया हो चुके हैं, जी। तो हम चाहते हैं कि वो पढ़ने लगे। अब आपको पता है फीस बहुत है, वो जी हम हाँ, जी अफ़ोर्ड हाँ। नहीं कर सकते। चलिए, तो हमारा ऑफिस जो है जी, सिर्फ इस वक्त इंफॉर्मेशन जिस वक्त मैं लाइव देता हूँ उस ठीक है। वक्त हम फ्री बात करते हैं। बाकी टाइम जी, जो है वो ऑफिस का रिसेप्शन एरिया जो है वो जी, कंसल्टेशन की जो है वो फीस चार्ज करता है अपॉइंटमेंट बना के। तो एक तो वो अच्छा, फीस लेते हैं कंसल्टेशन की, उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम दे देंगे। तो फिर जो जी, टाइम फिट होगा, ये सेट होगा, उसके बाद हम फिर आपको कॉल बैक करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है जी, बहुत चलें, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाँ, आपका, थैंक थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम। संदीप सिंह जी ने कहा जी कि कैन यू प्लीज काइंडली एक्सप्लेन मी हाउ लॉन्ग इट विल टेक एंड हाउ आई विल गेट अ बीआरपी कार्ड सेम टाइम विद द डिसीजन प्लीज, इफ यू कैन एक्सप्लेन, मेनी थैंक्स। संदीप जी, आप ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप सेम टाइम जो है वो आपके केस को भी ओके कर दें और बीआरपी को भी दे दें। पहले वो केस का फैसला करते हैं, तो फैसला आने के बाद जो है मिनिमम 10 वर्किंग डेज होते हैं, सम टाइम 2 वीक्स के अंदर जो है आपको बीआरपी कार्ड जो है वो मिलेगा जी। हेलो जी, वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक है। जी, ठीक ठाक सर। हेलो जी सर, बात कीजिए आप। सर, ना मैंने आपका टिकटॉक से नंबर लिया, वो थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी, मैं इस वक्त लाइव हूँ, तुसी जिस तरह डरे गल कर रहे हो, कोई ओहो जी गल ना कर लेना है, कोई सीक्रेट बात थी। सर जी, सर फ्री हो फिर सर मैंने दसिया जी मैं नहीं, मैं फ्री नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਲਾਈਵ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 9:30 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਤੱਕ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਦੇ। तो सर ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਂਸ?
स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप कितों लेना? मैं क्या स्टूडेंट वीजे ते आए थे, वीजा चेंज कराना है को। अच्छा जी, जी जी हाँ जी। हो जाएगा। ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सर इस्लाम, हाउ मेनी चांसेस टू गेट अ फैंसी वीजा फ्रॉम पाकिस्तान एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट? फिर आपने वही सवाल लिखा है। चांस जो है वो आपके इस जिन्होंने यूके से आपका अप्लाई करना है ना जी, इसमें चांस वाली बात नहीं है, इसमें बड़ा क्लियर सा रूल है। अगर उनकी इनकम 18,600 है, अगर उनके पास अकोमोडेशन है, अगर उनके पास 6 मंथ की पे स्लिप्स हैं, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट, 1 ईयर की पे स्लिप्स जो हैं 18,600 प्लस जो हैं, और आपने A1 का वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेना है और टीबी टेस्ट करना है। इसमें चांस को छोड़ें, कानून की बात करें, उसको कानून को फॉलो करेंगे तो वो होगा। बाकी दुआवां दे नाल ते चांस दे नाल कुछ नहीं हुंदा, कानून को फॉलो करना पड़ता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। क्या हाल है जी? से जी सर, ठीक ठाक। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं आपकी टिकटॉक लाइव देख रहा था, मैंने वहीं से नंबर देखा है। आप एक पहले नंबर पे देखिए कि बहुत ही आसानी आपने कर दी है सबके लिए, इसका मैं बहुत मशहूर हूँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैं आया हुआ था, मैं जब था 10 साल में, 10 साल इधर आया था अपने वालिदैन के साथ। जी। तो हमने असाइलम उन्होंने पुट किया, तो उसकी बेस पे जो है ना लीव टू रिमेन मिल रहा है जी। ठीक है। अभी एज है मेरी 22 इयर्स और मैं तकरीबन पिछले 10 सालों से इधर ही हूँ। ठीक है। तकरीबन 11 साल हो गए पहले जी। तो मुझे पता चला था कि ये अभी मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन मुझे ये पता चला था कि 12 से रूल कुछ चेंज हो गया है कि जो असाइलम वाले जो है ईयर्स हैं वो ऐड नहीं हो रहे इसमें, ऐसा कुछ करके मैं इस सवाल से परेशान। देखिए, इसमें ना 2 तरह के कानून होता है। एक होता है आपका क्रिमिनल ऑफेंस जो है, एक होता है आपका इमिग्रेशन ऑफेंस जो है। जो लोग यहाँ पे यूके में किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्टेड हैं, जो जिनके ऊपर एक होता है मुल्ज़म, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, जिसको अक्यूज़्ड कहा जाता है। एक होता है जिसका इल्ज़ाम जो है जब साबित हो जाता है वो मुजरिम बन जाता है। वो हो गया, कन्विक्ट हो गया। ये जो क्रिमिनल ऑफेंस अगर किसी का नहीं है कि आपने सिर्फ कोई विजिट पे आया, उसने असाइलम कर दिया, जो कोई स्टूडेंट आया असाइलम कर दिया, हाँ जी, वो उसमें ये है कि वो वाली चीजें जो है वो इतना मैटर नहीं करती। आपको अगर 12 साल यहाँ पे हो गए हैं और आपका जो टाइम पीरियड है जो 10 साल की बेस के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर तो आपके 10 इयर्स के रूट में कहीं पे कोई स्पेस नहीं है, कोई बीच में एक गैप नहीं है, आपका जो लीगल पीरियड जो है वो काउंट हो रहा है, तो वो आप स्टार्टिंग में कैसे आए, क्या नहीं आए, उसको आप छोड़ें। जब आप एप्लीकेशन करें उसमें सारी चीजें मेंशन कर दें कि ये हमारी सिचुएशन थी, कोई गलत बयानी ना करें, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन ना दें, कोई उनको मिसलीड ना करें, नॉर्मल एप्लीकेशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। मार्केट आपकी बात काट हो रही है। अभी जो मुझे पीआरटी मिला ना, उसपे तो उन्होंने पब्लिक फंड दिए, वो सब कुछ मुझे अलाउ कर दिया, मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करना है उसपे। हाँ जी, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ ना जी आपको। जी हाँ जी, जी जी हाँ जी। तो वो मैंने गूगल पे देखा था। गूगल को छोड़े ना, गूगल तो बड़ा कुछ दिखाता है वहां पे। गूगल तो ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जेडी तुसी अपना आवाज बंद करके सुनते होगे। गूगल को छोड़े आप वो एप्लीकेशन करें आप बस नॉर्मल, कुछ नहीं होगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे जरूर इस हवाले से राब्ता करूंगा। और पहले ये आपने बड़ी आसानी कर दी है मेरे लिए। वो तो कोई नहीं, क्रिमिनल कोई इस तरह का कुछ चैलेंज कर दिया, बाकी कोई इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आप नॉर्मल करें, वही मैं यही चाह रहा हूँ कि कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें, कोई गलत बयानी ना करें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जेन्युइन चीजें हैं वो बताएं और लेट देम डिसाइड कि वो क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द स्पाउस वीजा विद केयर अलाउंस? केयर अलाउंस जो होते हैं जी, उस पे आप एग्जेम्प्टेड हैं। एक होता है जब हाँ पे आपने अपनी इनकम दिखानी होती है। नदीम साहब जो हैं वो फूल भेज रहे हैं, नदीम भाई, नदीम महर, ओ नदीम महर साहब वहां वाले शारजा वाले। अब आगे से जवाब नहीं देते कि हाँ जी मैं वही हूँ शारजा वाला।
रौला चौक के पास वाला। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक जी, आप सुनाइए? ठीक है जी, अल्लाह सर, मैंने आपका जो नंबर टिकटॉक से लिया है। जी जी। तो सर मैंने ये पूछना था आपसे कि मेरी जो है ना वाइफ पीएचडी ले रही है, अच्छा जी डिसेबिलिटी अलाउंस, जी। ठीक है सर। तो मैंने अभी इंडेफिनिट स्टे करवानी है, अगर लीव टू रिमाइन, तो मुझे आप ये बताएं कि मुझे जो है ना स्टेटमेंट की जरूरत होगी? किसकी स्टेटमेंट की? जी जी, मैंने आगे करवाना है, जो है ना इंडेफिनिट करवानी है। आप अभी 5 साल के रूट पे हैं, 5 इयर्स रूट पे हैं आप? जी जी, 5 ईयर रूट पे। तो आपने जो सेकंड एक्सटेंशन करवाई थी वो कैसे करवाई थी? वो पहले मैंने जो पहले करवाई थी ना, वो मैंने तो स्लिप बनवाई थी, लेकिन फिर मुझे किसने बताया कि आप जो है ना आपको जरूरत नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है, आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप एग्जेम्प्टेड हैं। आपने जब वो चूंकि मिसिज आपकी केयर, कोई भी बंदा जो केयर अलाउंस ले रहा हो, जो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहा हो, पिप की पेमेंट ले रहा हो, जो डीएलए अलाउंस ले रहा हो, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस, वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। आपने जिस वक्त एप्लीकेशन फाइल करनी है, आप उनकी 1 साल की ना 1 ईयर की आपने उनकी बैंक स्टेटमेंट लगानी है, और साथ में आपने एविडेंस लगानी है कि जी जहां से उनको पेमेंट आ रही है। जैसे ये आपने कहा डीएलए अलाउंस आ रहा होगा डीडब्ल्यूपी से, ऐसी है? जी जी। हाँ जी। तो सर मैंने 1 साल की वाइफ की करनी है, तो वाइफ की लगानी है, और किसकी लगानी है? उन्हीं की है ना, आप उन्हीं के बेड में मैं भी काम करता हूँ, तो अपनी लगा नहीं लगा दें, अपनी भी साथ लगा दें, लेकिन चूंकि आपका वीजा उनकी बेस के ऊपर है, आपने हाँ जी, अपनी आप 6 मंथ की लगा दें, और अपनी बेगम की लगानी है कि हम सायानी बेगम नहीं ला दे। आप अपनी हाँ, अपनी बेगम की जो है वो आपने 1 साल की ना 1 ईयर की पेस, वो जो डीडब्ल्यूपी के लेटर, और 1 ईयर की उनकी बैंक स्टेटमेंट, ये 2 चीजें उनकी, और अपनी आप 6 मंथ की, वो लगा के आप भेजें, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ठीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम जी। अच्छा, मैंने आपसे ना असाइलम के इंटरव्यू के बारे में पता करना था, मेन इंटरव्यू के बारे में। एक असाइलम दा मेन इंटरव्यू? हाँ जी, दरअसल मेरे जो पार्टनर है, वो उसने 1 महीने बाद असाइलम अप्लाई किया था, तो उसका 3 दिन पहले मेन इंटरव्यू आ गया। तो आपके पार्टनर से क्या मुराद है? तुसी 2 मुंडियां दा केस कीता? आओ हैं? अच्छा। तो उसने ना मेरी सारी इंफॉर्मेशन दी है होम ऑफिस को, तो मेरा मेन इंटरव्यू वो कब तक आएगा? उसका कब हो गया? महीना हो गया इंटरव्यू को? तकरीबन 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन बस। वो अभी उसका वो करके ना डन, अभी को 15 दिन लगाएंगे, वो उनकी सारी बातों को जो वो लिखेंगे सारा साइड पे, फिर उसके बाद आपको 15-20 दिन के बाद बुलवाएंगे, ताकि आप भूल जाएं कि उसने क्या बताया। समझ आई ना आपको? वो फिर मुझे बुलाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, फिर वो आपको बुलाएंगे, क्योंकि एक बंदे का हो गया ना इंटरव्यू उसका, फिर अब आपको बुलवाएंगे कुछ टाइम के बाद, नॉर्मल 21 डेज के बाद बुलवाएंगे। पहले नहीं दे सकते क्या? उसका डिसीजन पहले नहीं दे सकते? नहीं, वो पहले अब दे भी सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं फैसला आएगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अभी तो ताज़ा 2-3 दिन हुए। ओके हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा इंटरव्यू में भी विद इन मंथ आ जाए? हाँ जी, हाँ जी, वो अब थोड़ा सा उनको होता है कि जी के उन्होंने जाके आपको बताया होगा कि जी के मैंने इंटरव्यू च उन्होंने आया कुछ पूछे, तो फिर अब आप मेंटली तौर पे रेडी होंगे कि अच्छा इसने भाई ने ये बताया, मैं अब ये बताऊंगा, तो वो इसलिए वो आपको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि आप भूल जाएं चीजें। ओके, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलें, ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या है जी कि आफ्टर आईएलआर व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर अ ब्रिटिश पासपोर्ट? आफ्टर आईएलआर जो है आपको 1 साल का जो है वो वेट करना पड़ेगा जी, 12 महीने का। जब आपका 1 साल मुकम्मल हो जाए तो तब आप सिटीजनशिप के लिए पहले अप्लाई कर सकते हैं। हेलो, वालेकुम जी। जी सर, ठीक है, सलाम करके चले गए हो। हेलो, सर। वालेकुम जी। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन था एक कि अगर सर बात आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह सर। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि अगर कोई असाइलम सीकर है, ठीक है, इस कंट्री के अंदर, और उसका रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आया, और अगर उसको केयर होम वर्कर वीजा मिल रहा है, वो उसको केयर होम वर्कर वीजा वो कन्वर्ट करवा सकता है अपने ऊपर, क्योंकि असाइलम सीकर है, उसको वर्क की तो परमिशन नहीं है, क्योंकि था वो। अच्छा, तो वो केयर होम वीजा उसको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो है ना, ये बड़ा आजकल हॉट इशू बना हुआ है कि क्या असाइलम सीकर जो है
वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे या केयर होम के वीजा के ऊपर जा सकता है या किसी और वीजा पे स्विच हो सकता है कि नहीं। देखिए, जो एक कानून में दो चीजें होती हैं, एक होता है जो कानून होता है, लॉ जो होता है, उसमें ये होता है कि उन्होंने रूल्स को फॉलो करना होता है। इमिग्रेशन रूल्स में ये है कि कोई भी वीजा जो है वो उसकी कन्वर्शन के लिए आपके पास वैलिड वीजे का होना लाजमी होता है। जब किसी के पास वैलिड वीजा होता है तो वो दूसरे वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब जो असाइलम सीकर हैं, वो चूंकि उनके पास वैलिड वीजा होता नहीं है, चूंकि उनका एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग होती है, उसकी बेस के ऊपर जब वो एप्लीकेशन डालते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने स्पाउस की डाल दी, बहुत से लोग जो है वो असाइलम सीकर होते हुए शादी की एप्लीकेशन भी तो डालते हैं ना कि जी के मेरा ये 2 साल का रिलेशनशिप है, तो मेरी वाइफ है यहाँ पे, मुझे वीजा दिया जाए। उनको भी तो वीजा मिलता है। इसी तरह सेम जो है वो जो किसी और कैटेगरी के वीजा पे एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें होता क्या है कि बहुत से केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। पहली जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर वो रिफ्यूजल आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो कहते हैं कि जी के इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप स्पाउस वीजा पे आना चाह रहे हैं या आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आना चाह रहे हैं, तो आप यू हैव टू लीव दिस कंट्री, आप बैक होम जाइए और वहां से जो है अपना वीजा चेंज करवा के आप वापस आए। लेकिन सुन लेना, आप आगे सुन लेना, अगली लाइन भी सुन लो। उसमें होता क्या है कि चूंकि बंदा असाइलम पे होता है और उसकी असाइलम की जो ग्राउंड्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपकी फाउंडेशन केस की होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जो हैं वो, जैसे अभी कोई रिसेंट लेट्स से अगर एक स्टूडेंट आज आया है, उसने आज आके तो उसने आगे यूनिवर्सिटी कंटिन्यू नहीं की, उसने फीस नहीं पे की, उसने किसी वजह से साथ ही उसने असाइलम कर दिया। अब असाइलम करके उसको वक्ती तौर पे टाइम तो मिल गया, अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो कहता है जी कि ये मुझे जॉब मिल गई है, मैं स्किल्ड वर्कर वीजा है, मैं चेंज कराना चाह रहा हूँ, मुझे अलाउ करें। उसके केस में जो है वो रिफ्यूजल लाजमी आएगी। अच्छा, एक बंदा जो है उसका 2 साल से, 3 साल से, 4 ईयर से या कोई किसी टाइम से असाइलम का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो उसका केस बड़ा जेन्युइन किस्म का था, या जो जेन्युइन था या नहीं जो भी था, लेकिन उसमें उसने ग्राउंड्स ये दी थी कि उसको थ्रेटन टू लाइफ है, वो वापस नहीं जा सकता। अगर वो वापस गया, ये वो चीजें हैं जब वो स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करता है या जिस वक्त वो स्पाउस का वीजा अप्लाई करता है, ये वहां पे उसको मेंशन करना चाहिए। अपने वकील को चाहिए कि कवर लेटर में अपनी उसकी सारी तफसील जो है, राम कहानी जो है वो सारी लिखें कि जी ये साहब जो है, हमें भी कानून का पता है कि जी के वापस जाएंगे और वीजा वहां से चेंज करा के ले आएंगे। वापस तो जा नहीं सकते, उनकी तो जान को डर है, तो अगर जान को डर ना होता तो वो असाइलम क्यों करता। इसलिए अगर उसने असाइलम किया हुआ है, वो वापस नहीं जा सकता। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स और उन कंडीशंस की बेस के ऊपर जो है वो वीजा यहाँ पे स्विच किया जाए। बहुत से लोग, अब अगला पॉइंट ये है कि क्या बहुत से लोगों के वीजा स्विच हुए हैं या नहीं। द आंसर इज यस, बिल्कुल हुए हैं। ठीक हो गया, थैंक जी। यू सो मच। अगर मैं आपको मिलना चाहूँ तो आपको किधर मिल सकता हूँ? कोई अपडेट वगैरह कुछ, मेरा नंबर अगर आपके पास मैं आपको दे सकूँ या नहीं मैसेज नहीं, बिल्कुल वो मैसेज करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सिस्टम यहाँ पे ऐसे नहीं चलता। ये चूंकि हम लोग इमिग्रेशन फर्म है, उसके लिए ये है, यही हमारा ऑफिस का नंबर है। आपको इसी नंबर पे कॉल करना पड़ेगी, अपॉइंटमेंट बनाना पड़ेगी। कंसल्टेशन की फीस जो है वो ऑफिस चार्ज करेगा आपसे, एडवाइस फीस। वो पे करने के बाद जो है फिर हम आपको कॉल बैक करेंगे और फिर वो जो आपसे सीक्रेट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन जो होता है वो आपसे पूछने के बाद जो है, फिर अगर आप ऑफिस आना चाहेंगे तो ब्रेडफोर्ड ऑफिस है, आप आ सकते हैं। नहीं आना चाहेंगे तो फिर फोन के ऊपर जो है चीजें सेटल करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मतलब बस मेरा ये क्वेश्चन था कि असाइलम सीकर है और वो उसकी कुछ ऐसी कंडीशन है कि उसकी जान को खतरा है, वो हर बाहर नहीं जा बिल्कुल सकता ऐसे ही है, या हर चीज का एक रूल होता है। लेकिन बहुत से लोग जो है वो खाली असाइलम सीकर अगर स्किल्ड वर्कर वीजे की एप्लीकेशन भर के भेज देगा, वो तो रिफ्यूजल ही आएगी उसकी। या शादी की भर के भेज देगा, जी मेरी बेगम ब्रिटिश है, वो कहेंगे जी ब्रिटिश है तो ऐसी ही करिए। उसके लिए आपको साबित करना पड़ता है कि जी मैं क्यों नहीं जा सकता, मेरे ये राइट्स हैं कि जी मैं रिस्क कौन लेगा, मैं अगर वापस जाऊंगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है कि मेरी जान को खतरा है, तो मैं फेस कौन करेगा। इसलिए जब तक आप उनको कन्विंस नहीं करेंगे तो वो कैसे आपकी बात सुनेंगे। ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपको जी। टाइम थोड़ा सा लिया, जज़ाकल्लाह। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर एक हमने पहली दफा अप्लाई किया, उसकी ग्राउंड हमने ठीक नहीं बनाई, उधर से रिफ्यूजल हो गया, दोबारा हम अप्लाई कर सकते हैं वही असाइलम सीकर केयर होम वीजा? मैंने वही कहा ना कि जब उसकी रिफ्यूजल आएगी, उसको दो चीजों का ऑफर किया जाएगा। या तो उसको राइट ऑफ अपील मिलेगा, या उसको कहेंगे आप एडमिन रिव्यू पे चले जाएं, एआर जिसको कहते हैं। वो बहुत सी चीजें जो हैं वो वहीं पे सेटल हो जाती हैं, अपील से पहले ही सेटल हो जाती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे काफी क्वेश्चन था। थैंक यू। बाकी अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती आपको भी
आपको भी बहुत शुक्रिया, थैंक। ये कह जी मुजाहिद अजीज साहब ने फूलों का गुलदस्ता भेजा है जी। मुजाहिद अजीज साहब, मैं आप पे अजीज हो गया, आपका शुक्रिया। ये रामायण की जो क्या है नालेश फातिमा, आपका कितने मंथ बाद क्या, अच्छा एक तो लोग आपस से बेचे गुफ्तगू शुरू कर दें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जी। जी भाई, मुझे फ्लंसी वीज़े के बारे में थोड़ा सा पूछना था आपसे। क्या पूछना जी? जी, मुझे ये पूछना था कि मैं यहाँ पे ना यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ ना, जी तो मेरी डिवोर्स हुई है इस 24 अप्रैल को ना, ठीक तो मेरी इस्लामी डिवोर्स जो थी वो पिछले साल हो गई थी। जी तो मैं पाकिस्तान गई थी मार्च में ना, इसी मार्च में जी मैंने जी वहाँ पे 28 को ना निकाह किया है ना, जी। तो लेकिन मैं उनका फियोंसी का अगर अप्लाई करूँ तो वो कर सकती हूँ? तो उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान से शो करनी है सारी ना। अच्छा जी, बात खत्म हो गई आपकी? जी। हाँ जी। अच्छा, उसमें ये है कि आप अप्लाई करेंगी उनका, तो आप उनका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाएगा, उसमें रिफ्यूजल आएगी, कंफर्म रिफ्यूजल आएगी। उसकी वजह ये है कि आप यूसी पे हैं, आप यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं। सो यूनिवर्सल क्रेडिट वाला जो है वो अप्लाई करेगा तो वो रिफ्यूजल आएगी। उन आपने कहा जी वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट छोड़ें, वो पूरे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सारा पैसा अपने अकाउंट में भी शो करवा देंगे ना, या नवाज शरीफ साहब का भी सारा पैसा शो करवा देंगे, तब भी वो उनका रिफ्यूजल आएगी। उसकी वजह ये है कि फियांसी वीजा में, स्पाउस वीजा में अगले का जो अगले की इनकम या अगले का कोई मैटर नहीं करता, वो उसमें आपकी इनकम जो है वो मैटर करती है। जो यूके में रहता है बंदा, उसके उसके पास जो है 18,600 लाजमी होना चाहिए, या वो एग्जेम्प्टेड हो। एग्जेम्पशन से मुराद ये है कि अगर तो आप पिप की पेमेंट ले रही होती, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट, या आप डीएलए की पेमेंट ले रही होती, तो फिर तो था कि वो उनकी बैंक, देखिए पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से किसी की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती ये इस तरह के स्पाउस वीजा में या फियांसे वीजा में। सो इसलिए जब आप यूसी पे हैं, आप जब तक आप खुद काम नहीं करेंगी, आप उनको नहीं बुलवा सकती हैं। जी, ठीक है। ठीक है, मायूसी होगी मेरे जवाब से आप, है ना? जी, नहीं मैंने वो ना बात की थी यहाँ पे न्यूपोर्ट में भी एक लॉयर है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो मैंने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था अगर आप पाकिस्तान से बैंक स्टेटमेंट शो करोगे तो वो बहुत अच्छा होगा ना। नहीं तो जी, आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा कि जिस भी आप वकील ने आपको ये एडवाइस की है, उसने 200% आपको रॉन्ग एडवाइस दी है, गलत एडवाइस दी है। पाकिस्तान से मैं आपको बता रहा हूँ, जरदारी साहब का पैसा भी उस भाई साहब के अकाउंट में रखवा दें, फिर भी उनका वीजा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, रिफ्यूजल है, उनका रिफ्यूजल आएगी उनका अपना ही बहुत है। जी, जी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ यहाँ पे अपने अकाउंट में डलवा लें आप। अच्छा। हाँ, नहीं मेरा ये ना, मेरा बेटा, मैं जॉब नहीं सुन, नहीं मैं आपको बता दूं ना कि उसका क्या ऑप्शन है। आपने कहा उनके पास बहुत पैसे, उसमें ये है कि उनके पैसों की से वीजा नहीं लगेगा। आप अपना यहाँ पे अपना अकाउंट में करवा के 62,500 पाउंड जो है वो आपके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर शो करवा दें, ठीक है। या ये सेकंड इसका ऑप्शन ये होता है कि आपका, चूंकि वो मैरिज आप करें, आप वहां पे जाएं, वहां पे जाके मैरिज पहले करें, मैरिज रजिस्टर्ड कर लें, मैरिज रजिस्टर्ड करने के बाद एक ज्वाइंट अकाउंट करना है तो वो कर लें। ज्वाइंट अकाउंट नहीं करते तो फिर भी वो ये है कि वो अपना लीगल मनी जो है वो उसमें 62,500 पाउंड जो है वो वहां के शो करवाएं, फिर वो शो करवा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट शो मेरी मैरिज हो गई है ना, मैं अभी गई थी तो मैरिज हो गया, लेकिन मेरा ये है कि डिवोर्स पेपर जो मैं यूके के थे ना वो 24 को आए हैं और मेरी 28 को पिछले माह हो गई थी ना। चलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 8-10 दिन से इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सेप्टेबल है। डिग्री एब्सोल्यूट की कॉपी आप साथ लगाएं, लेकिन वो उसमें सेविंग दिखानी पड़ती है। अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा, जिसकी इनकम नहीं है, फिर आपको सेविंग्स दिखानी पड़ती है। 62,500 पाउंड जो है 62,500, वो फिर शो करवाएंगे तो फिर उनका वीजा लग सकता है। जी, ठीक है जी, ठीक है। चलें, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, क्या जी ये कोई तारीफ कर रहा था, कितने गैप हो गया? एक्सट्रीमली टू गुड एडवाइजर जी, क्या बात है जी। हाँ, ये दोबारा पढ़ें जी, कौन से साहब, मैडम की फोटो है आपकी, हसन डार, एग्जैक्टली मी टू गुड एडवाइजर, क्या बात है, शुक्रिया आपका। हेलो 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 जी मैडम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी।
हाँ सर, वो मेरा ये सवाल था कि मैंने ना इंडिया में ऑनलाइन शादी की थी मेरे हस्बैंड से। अच्छा, तो अभी मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ यहाँ पर। ऑनलाइन। ऑलमोस्ट मेरे 7 to 8 मंथ हो गए हैं। अच्छा, तो वो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन पे है। तो हम उनका मतलब डिपेंडेंट स्पाउस वीजा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी कर सकती है यहाँ पे? आप यूके में कौन से वीजे पे हैं? मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ अभी। आप स्टूडेंट वीजा पे है, तो ऑनलाइन शादी क्यों की आपने? ऑनलाइन इसलिए क्योंकि अभी वहाँ पे रिलेटिव्स के सामने तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो उनको ढूंढा कहाँ से था? ऑनलाइन ढूंढा था? जी उनको ढूंढा, तलाश कहाँ से किया था? ऑनलाइन? नहीं नहीं, वो हमारे रिलेटिव थे बचपन से, मतलब बचपन? पहचाना थी जी। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, बचपन का मोहब्बत है ये तो। हाँ नहीं, अभी हमारा रिलेटिव का है ना, तो सबको पता है ये। हाँ, वही ना, वो था। तो गया था रिलेशन। हाँ, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना जी है, जी जब याद मेरी आए तो मिलने की दुआ करना, ऐसे ही है। जी। तो हाँ, अभी ये हुआ ना कि ये यहाँ पे 4 ईयर से है। वो अभी है कहाँ पे? यहाँ पर है, यहाँ हॉन्सलो के साइड में। वो नहीं, यहाँ पे कौन से वीजे पे है वो आए थे स्टूडेंट वीजा पे, लेकिन और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम हुआ था उनको, तो उस वजह से वो ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन पे चले गए। तो अभी उसका भी थोड़ा मसला चल रहा है ना ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी। जी जी। तो बेसिकली अगर हम डाल दे तो ओवर स्टे के नीचे डाल रहे उन्हें। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, अगर वो इंडिया आ जाते वापस तो फिर थोड़ा हाँ, वो ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा अच्छा तरीका है कि अभी बेटर तो यही है कि वो वापस चले जाएं और डिपेंडेंट वीजे पे यहाँ पे आ जाएं आपके। पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि फिर अगर ये ओवर स्टे के नीचे हाँ, होगा वो तो फिर गड़बड़ है उनका केस, क्योंकि 4 साल से है ना, 4 इयर्स हो गए ना हाँ उनको। हाँ, थोड़ा हाँ गड़बड़ हाँ हाँ होगी हाँ उन्हें। तो हाँ बस वो आप किसी वक्त प्राइवेट लेके ना लीगल एडवाइस ले लीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। यहाँ पे मैं लाइव सेशन में मैं अगर कोई बात करूंगा तो बहुत से लोगों को और कंफ्यूज कर दूंगा। मे बी उनको खाली अपना ह्यूमन राइट्स का केस ही फाइट करना पड़े, खाली वही फाइट करें और आप लोग जो है वो ना ही शादी करें। जी 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 हाँ, तो वो कई चीजें वैसी सेटल डाउन हो जाती हैं। सो इसलिए जी वो बात निकलेगी तो कहीं और जाएगी। सो इसलिए वो आप जी प्राइवेटली किसी वक्त कॉल करके ना लीगल एडवाइस ले लीजिएगा। जी 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 ठीक है? बेशक सर, मैं थैंक यू सर। आशिकों की तो मैं वैसे ही बड़ी मदद करता हूँ। जी ठीक है? ये जो इश्क, ठीक। हाँ, जो ये जो आशिक मशूक लोग हैं ना, इश्क करने वाले लोग, उनकी तो मैं वैसे ही बड़ी जी हेल्प करता हूँ। जी 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 ठीक है जी? ठीक है सर। हाँ जी, ओके, चलिए, थैंक यू ऑल सो द मच बेस्ट, सर। ऑल द बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर, आई एम अ स्टूडेंट, सो व्हाट्स ऑप्शन आई हैव? ऑप्शन फीसा जी, ऑप्शन क्या है? पढ़ें आप, किताबें पढ़ें आप, बुक पढ़ें और एग्जाम पास करें, फिर उसके बाद पीएसडब्ल्यू पे जाएं, और क्या ऑप्शन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी। कैसे हैं भाई, ठीक है आप? जी ठीक ठाक जी, आप सुनाइए, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आधा घंटा हो गया आपको कॉल कर रही हूँ। पहले तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया मेरी तो बहन का। एक सवाल था आपसे, मेरे हस्बैंड जो थे ना वो 2011 में आए थे एज ए स्टूडेंट ना यहाँ पे। 2011 में तो आए थे स्टूडेंट? हाँ जी, तो उन्होंने ना काफी कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लिया। एक दफा जो है वो वीजा एक्सटेंड भी हो गया 1.5 साल के लिए, फिर वो कॉलेज बंद हो गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ना। तो उसके बाद मैं आई हूँ 2019 में बिजनेस वीजे पे। जी। तो मेरी एक्सटेंशन भी हो गई है, दो- मेरे बिजनेस भी चल रहे हैं 2019 में कौन से वीजे पे आप आई थी? बिजनेस वीजे पे? बिजनेस वीजे पे 2000, वो जो 200 ठीक। वाला है ना, अच्छा अच्छा, जी जी, हाँ जी। उस पे तो इन्वेस्टमेंट वाला। तो मेरे बिजनेस भी चल रहे हैं, मेरी एक्सटेंशन भी होके आ गई है ना। ठीक है जी। तो मेरे 2 बच्चे हैं अंडर 2 इयर्स। वो बच्चे उन्हीं से हैं? जी जी ठीक जी, है। मेरे हस्बैंड है तो नहीं नहीं, तो मतलब वो यहाँ पे यूके है भाई, इसका यहाँ पे तो समझ ही नहीं आती। नहीं भाई अच्छा, तो वो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो है ना वो 2 साल के अंदर हैं। तो हमने उनसे जो एप्लीकेशन है वो डाली हुई है ना उनकी बच्चों की बेस के ऊपर देखिए, उसमें अब इनकी कौन सी गई है? आपने फर्दर लीव टू रिमेन जो है वो डाली हुई है, या उनकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली हुई है? ह्यूमन राइट्स की डाली, लेकिन वो पुरानी उनकी पहले की चल रही होगी ना ह्यूमन राइट्स वाली एप्लीकेशन, राइट टू वो पहले नहीं कोई भी थी ना उनकी, क्योंकि
वो 2013, 14, 15 तक तो उनका वो वो छोड़ स्टूडेंट वाला जो था वो चल मैं रहा समझ था। गया, मेरी मेरी बात सुनिए, वो मैं समझ गया सारी बात। जब आप यूके में आई हैं, उसके बाद आपका उनसे राब्ता हुआ है, तो उसके बाद कितनी देर बाद इन्होंने एप्लीकेशन डाली? उनकी एप्लीकेशन हमने ये लास्ट ईयर डाली। लास्ट ईयर डाली है, लेकिन आपने आर्टिकल 8 और राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ पे डाली है या आपने जी, जी, अपनी बेस जी, के जी, ऊपर डाली है? उस पे। उस पे डाली नहीं, है? प्राइवेट लाइफ पे डाली है, ह्यूमन राइट्स वाली। तो अच्छा, उसमें बच्चों का सारा और मेरा सारा कि मेरा भी सारा दिया और बच्चों का भी दिया है। जी। तो अभी उसका रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि अभी टाइम भी कम हुआ है। कितना टाइम हो गया अभी? अभी ये 5 महीने हुए। हाँ, बस कोई नहीं, आप फ़िक्र नहीं करेंगे। उनका मेरा नॉर्मल एवरेज 6 टू 8 मंथ का टाइम होता है। सो मैं नहीं समझता जी। कि उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल नहीं होनी चाहिए। उनको उनको वीज़ा वो देंगे वो। नहीं भी देंगे, तो आप वो उन अपील के ऊपर लाज़मी जाइएगा, अपील पे उनको लाज़मी वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, और एक छोटी-सी चीज़ यहाँ पूछूँ कि भाई अभी वो काम की परमिशन उन्हें मिल सकती है? नहीं, काम की परमिशन नहीं मिलेगी उनकी। उसकी वजह ये है कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स की है। अगर उनकी एप्लीकेशन असाइलम की होती या उनकी जी, जी। एप्लीकेशन को मोर देन 1 ईयर हो गया होता, तो फिर वो था अच्छा। परमिशन टू वर्क मिल सकता था। अभी नहीं मिलेगा तो उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है और वो डालिएगा भी ना एप्लीकेशन। जी, जी, हाँ, वो ठीक। अगर आप उनकी काम की परमिशन की एप्लीकेशन डालेंगी, तो आप अपना केस की क्रेडिबिलिटी को और डैमेज करेंगी। चूँकि आप इस वक़्त वो उस पे फाइनेंशियल के वीज़े पे आप आई हुई हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका मोरल काफ़ी हाई है वहाँ पे। सो उसी को जी, कंटिन्यू जी। करें और वो उसी में वो उनको लगेगा कि जी ये टैक्स पे करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। आई डू होप कि उनको वैसे ही वीज़ा वो उस पे ग्रांट होना चाहिए। अच्छा, तो अभी तक मतलब अभी उनका हो जाएगा मतलब पॉज़िटिव होना रहते हैं। चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया। इसी तरह आप काम करते रहें और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी आपको लाइव देखते हैं ना बड़ा अच्छा फ़ील होता है। बहुत शुक्रिया। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ओके भाई, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अल्लाह। अच्छा जी, ये अकाउंट साहब थे वो जो लिख रहे थे, उन्होंने कहा जी तारीफ सुन के ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ मेरा की लाल करना है जी? असाइलम के हवाले से ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं जवाब देता हूँ। हेलो। हेलो जी मैडम। जी, मुझे एक मसले के बारे में पूछना है आपसे। मसला अल्लाह तो माफ करे, मेरा क्या मेरा मसला? मसला है वीजा एक्सटेंशन का। अच्छा, मेरा 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम था 2021 टू 2023 तक। कौन सा सॉरी वीजा था आपका? 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम जी जी, डेटा साइंस पे था, मास्टर्स का। फाउंडेशन कोर्स पे आई थी आप? फाउंडेशन कोर्स नहीं, केड़े वीजे ते आए सो तुसी? कौन से वीजे? स्टूडेंट वीजा था, स्टूडेंट स्टूडेंट वीजा था। स्टूडेंट वीजा टीयर 4 का था या कौन सा था? जी 4 का। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये हुआ कि अब लास्ट सेमेस्टर था तो मैं 2 सब्जेक्ट से मैं फेल हो गई, तो मुझे रिसीट मैंने दिया, लेकिन 2 मई को मैंने सबमिशन करवाई है और 31 मई को मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है और वो कह रहे हैं अगर आप पास होते हैं तो फिर आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं उनसे ये बार बार पूछना चाह रही हूँ कि मैं एक्सटेंशन कैसे लूँ, क्योंकि रिजल्ट मेरा जून में आना है 29 जून को। हाँ जी, यही तो मसले हैं आजकल स्टूडेंटों के, यही जी। तो प्रॉब्लम है। अगर ये चीजें आसान हो तो सारी चीजें मसले ना हल हो जाए। अभी उसमें प्रॉब्लम इसमें ये है कि जिस वक्त आप अप्लाई किया, अगर तो आप अपने उस डेट से, अपने वीजा एक्सपायरी से पहले आप अगर वो पास कर गई एग्जाम, फिर तो आप स्ट्रेट अवे जो है आप पीएसडब्ल्यू पे चली जाएंगी, ठीक है जी। और अगर आपकी लेट से आपका रिजल्ट आ रहा है आज, आज क्या है डेट? 12/5 को आपका रिजल्ट आया, 12/5 को आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है 14 को, 14th को। आप सुबह टुमारो मॉर्निंग जो है पीएसडब्ल्यू की एप्लीकेशन डालेंगी, वो दैट्स फाइन, नॉर्मल है। अच्छा, अब आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है आज 12 को, आपको रिजल्ट आया है टुमारो 13 को, तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकती हैं। सो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है इस वक्त। सो दैट्स द रीजन के जी के वो लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खासकर जो है बहुत मुश्किल आई है। सो वीजा एक्सटेंशन आप बिल्कुल नहीं करवा सकती हैं क्योंकि कोई ऑप्शन है ही कोई नहीं। तो एक और ऑप्शन है कि मैंने मैरिज के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, लास्ट मंथ 24 को किया था, तो मैरिज 29 डेज के बाद अगर मुझे जवाब नहीं आता होम ऑफिस का तो फिर क्या मुझे करना चाहिए? मैरिज का क्या मतलब अप्लाई किया? मैरिज की आपने एप्लीकेशन डाली होगी वहां पे सिविल मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे ही? हाँ जी। हाँ जी, वो उसके लिए तो आपको आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप अभी चूंकि लाइव सेशन है, इस तरह के कई चीजें होती हैं जो हमें वो डिस्कस किया जाता है कि जी कि हम लाइव सेशन में लोगों को इस तरह के
पुट्ठे सीधे मशवरे जिसको कहते हैं वो ना दें। उसके लिए बेटर ये है कि आप किसी भी वकील से राब्ता कर लीजिएगा, मेरे से करना होगा, यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग लीगल एडवाइस की फीस चार्ज करते हैं, लेकिन आप राब्ता कर लीजिएगा। मैं आपको आपका सिनेरियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑब्वियसली जो आपने ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाली है, मुझे लग रहा है कि आपने ऑलरेडी एडवाइस ली हुई है पहले से कि जी कि मैं कौन सी एप्लीकेशन डालूंगी, ऐसे ही है ना? हाँ, माइंड आपका पहले ही बना हुआ है, आप ऐसी सेकंड ओपिनियन ले दी। नहीं, लेकिन मुझे मुझे सिर्फ ये है कि 29 डेज के बाद रिप्लाई अगर नहीं आता तो नहीं आएगा, वो 50 to 70 डेज में आएगा। हाँ 50 to 7, हाँ वो 29 डे, एवरेज टाइम जो है आजकल वो 50 to 70 डेज लग रहा है। सो उसके लिए आप बेटर ऑप्शन यही है कि किसी भी वकील के पास जाके मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अपनी जो मैरिज की एप्लीकेशन है उसको पहले से एप्लीकेशन डाल दें। ये गलत जवाब था, मैं देना नहीं चाह रहा था लेकिन आपको दे दिया। आप एज सुन एज पॉसिबल अपने वीजे की एक्सपायरी से पहले जो है अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक हाँ यू जी, सो बाकी हो जी गल्ला बाद में पूछ लीजिएगा। चलो ठीक है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। कोई वरी वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। खान साहब क्या कहते थे, घबराना नहीं है। हाँ जी, बस दुआ हाँ, करें बस। बस दुआओं के साथ साथ कानून को भी अमल करें आप। जी जी, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आप। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक। ओके। अच्छा जी, ये कौन साहब हैं जो 12 साल का क्या कह रहे हैं जी कि 12 साल से यही हूँ, कौन सा केस अप्लाई कर सकते हैं? कहते जी 12 साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती है, साड़ी नहीं सुनी जा रही है। तो की वजह है जी 12 साल हो गए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ सुनी क्यों नहीं जा रही जी? कल्पना जी ने कहा जी कि पर्पल शर्ट में काफी हैंडसम लग रहे हैं जी आप। क्या बात है जी, पर्पल शर्ट में हैंडसम लग रहे हैं जी। हैंडसम कहने का शुक्रिया जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। भाई साहब क्या हाल चाल है, ठीक है? जी ठीक ठाक सर। ऐसा सर एक सवाल पूछना था जी ना कि मेरी एक्सटेंशन गई हुई है और मुझे इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ गया है। तो जी मैंने इसमें जो ना एमपी से लिखवाया है, ईमेल करवाई है होम ऑफिस को कि मुझे अगर आप मेरी जो इमरजेंसी है उसको कंसीडर करें तो मुझे अगर आप मेरा डिसीजन कर दें एप्लीकेशन का तो उस मैंने ये पूछना था आपसे कि वो इसका कोई जवाब देते भी होते हैं कि कोई नहीं देते होते? डिपेंड करता है जी कि वो जो सिचुएशन है आपकी वो कितनी की सीरियस है, उसमें साथ में आपने एविडेंस क्या लगाई है। जो एमपी साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स उनको ईमेल की है वो उसमें उनकी वर्डिंग कैसी है। ये जो अल्फाज होते हैं ना जी, ये बड़े मायने खेज होते हैं। ये डिपेंड मेरे वाला साहब की तबीयत नहीं सही थी, वो उनका मैंने उनका वो मंगवा दिया था हॉस्पिटल का सारा जो था ना वो सर्टिफिकेट वगैरह, और वो वाकई बड़े मतलब सीरियस कंडीशन में है। तो वो जो एमपी साहब हैं उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की हैं उसमें साथ में एविडेंस के साथ। हाँ जी, उन्होंने मुझे एक भेजा था, वो फॉर्म था उनका, उन्होंने कहा ये फिल कर दो, उसमें मेरी डिटेल थी, केस नंबर था और होम ऑफिस रेफरेंस नंबर था। उसने बोला था बाद में नीचे लिखो कि क्या मसला। फिर मैंने सारा इन डिटेल लिख दिया था कि वो अभी बेड पे है, वो उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो ये उनके मतलब के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो वो अभी मतलब के सफर कर रहे हैं, तो मैं इमरजेंसी ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। और आपका करंट वीजा कौन सा है? लीव टू रिमेन। स्पाउस बेस पे है या कौन सी बेस पे है? नहीं 10 ईयर बेस। 10 ईयर्स बेस पे। तो अभी कितनी लीव है ये? ये मेरी बस आखिरी एक्सटेंशन में जानी है, इसके बाद इंडेफिनिट लीव। अच्छा, मतलब ये आपकी सेकंड होगी हुई है, अभी आपने थर्ड अप्लाई किया होगा? ये थर्ड अप्लाई किया। हाँ जी। अच्छा, इसमें देखिए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लीव तो मौजूद है और आपका ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड हर चीज उनके पास है। सो मैं ये समझता हूँ कि जी के एमपी साहब ने भी लिख दिया है, साथ में आपने एविडेंस भी दी है। मेरे ख्याल में तो आपका जल्दी जवाब आ जाना चाहिए। कितना टाइम लगाते होते हैं कोई? फिर भी कोई कम से कम 4 to 6 वीक्स तो फिर भी लगाएंगे। कितनी देर हो गई आपको वैसे? मैंने तो अभी लास्ट वीक किया। लास्ट वीक किया है, बस दोबारा से उनको एक और चेजर भेज दें आप, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली देखें अगर तो उनके सामने फाइल ओपन हो गई, ठीक है जी, फिर तो फौरी तौर पे आपको अलाउ कर देंगे। अच्छा, अगर अब प्रॉब्लम ये है कि आप बैठे वेट में होंगे कि जी के 10 दिन हो गए अभी तक जवाब नहीं आया, वो मुमकिन है कि उन्होंने अभी तक आपका लिफाफा ही ना खोला हुआ, एनवेलप ही नहीं खोला आपका। हो सकता है। हाँ जी, इसलिए बेटर यही है कि वो एमपी साहब ने आपको हाथ में लेटर दिया या उन्होंने ईमेल की है उनको? नहीं उन्होंने ईमेल की है, मुझे भी उन्होंने सारा वो रेफरेंस नंबर ईमेल में भेजा है, जो उन्होंने अपनी तरफ से केस भेजा है ना जी जी, उसका रेफरेंस नंबर उन्होंने मुझे ईमेल में भेजा है। हाँ, बस वो दोबारा उन्हें आप भी एक ईमेल कर दें या उन्हें कहें जी दोबारा काइंडली एक और रिक्वेस्ट है, ये सिचुएशन है, और दोबारा से वही चीजें जो है वो दोबारा से रिपीट करवाएं आप।
हाँ, और वो बहुत बड़े कोऑपरेटिव है। एमपी की बाद में मुझे ईमेल आई थी, उसने बोला था कि हमने होम ऑफिस से राब्ता कर लिया है। हाँ, वो ठीक है। वही मैंने कहा वो बड़े कोऑपरेटिव हैं जी होम ऑफिस वाले, वो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। ये बाज़-औक़ात लोग नेगेटिव कैंपेन चला देते हैं कि उनके खिलाफ या बाकी मेरे एक्सपीरियंस में है वो बिल्कुल बहुत ताउन करते हैं इस तरह की सिचुएशन में। बाकायदा तौर पे वो जितना उनसे हो सका वो बिल्कुल वो करेंगे। सही है, ठीक हाँ, होगा, क्योंकि मैं मुझे भेजे हुए वीज़ा अभी कोई 1.5 महीना हो गया है। हाँ, वही ना टाइम बहुत शॉर्ट था ना, तो मुझे लग रहा है कि वो अभी पिछली फाइल ही ओपन नहीं हुई क्योंकि एवरेज टाइम ही 6 टू 8 मंथ है। तो अगर वो ही नहीं फाइल ओपन हुई तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप थोड़ा चेज़ कीजिए जी आप। मैं इंशाल्लाह दोबारा मैं अभी कल मंडे को ही अभी उनको खुलेंगे, वो मंडे वाले दिन उनको बोलूँगा। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में एक और ऑप्शन एक होता है, मुझे नहीं पता आप एंटायरली अप टू यू कि आप उसको अडॉप्ट करेंगे या नहीं, या आप अपने वकील से मशवरा कर लीजिएगा। एक उसमें ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर लें, विथड्रॉ करके तो न्यू एप्लीकेशन डाल के, तो न्यू एप्लीकेशन वो जो प्रायोरिटी सर्विस वाली होती है जिसमें आप 800 पाउंड एक्स्ट्रा पे करके विंडो सर्विस ले सकेंगे। वो वीज़ा तो मेरा एक्सपायर हो गया पिछले महीने का। नहीं, लेकिन आपने एप्लीकेशन तो बिफोर टाइम डाली हुई है ना? हाँ जी, बिफोर हाँ, टाइम एक ये इस तरह के थोड़े से एक्सपेरिमेंट होते हैं। मैं तो जो मेरे ट्रस्टवर्थी क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि जी हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप ये ट्राई कर लें। उसमें ये है कि आप न्यू एप्लीकेशन करें, उसमें लिखा होगा कि योर वीज़ा हैज़ बीन एक्सपायर्ड और नॉट, वहाँ पे लिखिए कि जी मेरा ऑलरेडी सो एंड सो डेट की एप्लीकेशन पेंडिंग है, प्रायोरिटी पे लें, और वहाँ पे साथ में कवर लेटर में ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख दें कि जी ये ऐसे हुआ, मैंने एमपी का भी लेटर लगाया, साथ में फादर की ये चीज़ें लगाई, दिस एंड दैट करके वो आपकी जो प्रायोरिटी वाली अपॉइंटमेंट बनेगी, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर लेके आप चले जाएँगे। वहाँ पे आप फेस टू फेस हो जाएँगे ना, जब सामने-आमने बैठ जाएँगे। वो कहेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं, पिछली एप्लीकेशन क्या है, वो सारा कट्टा पंजाबी च कहीदा उत्थे खुल जाएगा। वो वहाँ पे जब खुल जाएगा, कोई तो रिजल्ट निकलेगा ना, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हाँ, वही मतलब कि वही मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं प्रायोरिटी की मतलब की है करने के लिए कि मुझे डेट नहीं मिली। नहीं, वही मैंने कहा ना, डेट का ये होता है कि जो आप जिस वक़्त प्रायोरिटी की डेट के ऊपर आते हैं, उसको ओपन कैलेंडर पे चले जाते होते हैं। पूरे यूके में जहाँ-जहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कहीं पे 132 की आ रही होती है, कहीं पे 199 की आ रही होती है अपॉइंटमेंट, कहीं पे 232 पाउंड्स की आ रही होती है। जितनी भी महँगी आ रही हो, ये जो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। सो इसलिए वो वीज़ा, ये बाकी पैसे-वैसे, ये सारी ज़िंदगी बंदा कमाता ही रहता है। सो इसलिए ये हाँ, मैंने जो फिंगरप्रिंट दिए थे ना, जी। ये मैंने प्रायोरिटी पे दिए थे, वैसे तो मुझे 4 वीक्स के बाद मिल रहे थे। ठीक हाँ है? जी, हाँ जी। लेकिन ये मैंने इसके पे किए थे 100 पता नहीं 70 के कितने पे किए थे मैंने, मुझे भी याद नहीं। हाँ जी, इसका ये मतलब मैं यही है कि एक तो वो जो अगर आप उनको दोबारा से चेज़ करना चाहें, वो चेज़ कीजिए, अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन यही है कि वो उसको न्यू एप्लीकेशन फाइल करके और ये सारा जो है वो आप खोल दें, आप कट्टा पूरा खोल दें। चलिए सही है। ठीक है? अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहत दे जी। मंडे वाले दिन मैं चेज़ करता हूँ, मंडे वाले दिन। हाँ जी, हाँ जी। तो हो सकता है ऐसा हो सकता है कि वो एमपी की मतलब कि एमपी की ईमेल रिसीव करें और उसमें से रेफरेंस निकाल के वो खोल के देखें क्या बिल्कुल, ऐसा हो बिल्कुल सकता कर है? सकते, बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओके, ठीक, ठीक। चलिए अल्लाह तो ताला ये एमपी को जवाब वैसे कितनी देर में देते होते हैं ये ईमेल का? नॉर्मल आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है आपकी आवाज़। सॉरी, गले में लग गया। हाँ जी, 2 वीक लग जाते हैं जी। 2 वीक लग जाते हैं, ओके। ठीक हाँ है। जी। जवाब देते होते हैं, लाज़मी देते होते हाँ, हैं। लाज़मी। ओके। ठीक होगा। बहुत थैंक यू वेरी मच आपकी हेल्प का। थैंक यू जी, थैंक इंशाल्लाह यू। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह की याद है आपकी। बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हो, गला खुश्क हो गया जी, बस करें कॉल्स। सवा घंटा हो गया जी, बोली जा रही है थोड़े नाल, गला भी आज खराब है। लें जी। क्या है जी अब आपके सवालात? आकब खान साहब पूछ रहे हैं जी आपने जवाब नहीं दिया। जाओ, तो जवाब है आकब खान साहब, आपको जवाब।
लेकिन जी दोस्तों, मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। जो आप इस जितने भी दोस्त इस वक्त देख रहे हैं जी, अपने सवाल जो हैं यूट्यूब के चैनल पे छोड़ दीजिए, बारी लॉ एसोसिएट। मैं कल जो है आपके सवालों के जवाब दूंगा जी। अभी मेरा गला साथ नहीं दे रहा, तो कल इंशाल्लाह जो है दोबारा आपसे बात होगी। और दुआ में याद रखिएगा, मेरी किसी बात का किसी ने बुरा बनाया हो तो हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहूंगा। और दुआ में याद रखिएगा, मुझसे मिलना चाहें तो यूट्यूब इस पे सवालात वहां पे छोड़ें यूट्यूब पे। कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बना के ऑफिस आ सकते हैं जी, और यहाँ जो है आप मुझसे फोन एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। और हमारा ऑफिस फोन एडवाइस के और ऑफिस में मिलने की फीस चार्ज करते हैं जी, कंसल्टेशन की फीस होती है जी। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।